दोस्तों, इंडिया ने रशिया से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि वो पाकिस्तान को RD-93 इंजन ना दे, जो कि वो अपने फाइटर जेट JF-17 के अंदर इस्तेमाल करेगा। लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में डील करेंगे और वो पाकिस्तान को अब RD-93 इंजन देंगे। हालांकि कंफर्मेशन अभी भी नहीं है कि देंगे नहीं देंगे, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऊपर से मालूम चल रहा है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में RD-93 इंजन की डील हो चुकी है, जो अपने JF-17 फाइटर जेट के अंदर यूज किया जा सकता है। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ये कर सकता है कि बस उनको ये मालूम रहेगा ये जो RD-93 इंजन है, क्योंकि इंडिया भी अपने MiG-29 के अंदर इस्तेमाल करता है, तो इंडिया को अच्छी तरीके से मालूम है इस इंजन की कैपेबिलिटी, इस इंजन की लिमिटेशन और परफॉर्मेंस। तो इंडिया प्रेडिक्ट कर सकता है कि इससे क्या किया जा सकता है और क्या करवाया जा सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया दूसरी तैयारी कर सकता है। और दूसरा, चाइना और पाकिस्तान का जो रिप्लेसमेंट इंजन है वो अभी भी नहीं बना है, ये इंडिया को मालूम चल चुका है इस डील से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपना झुकाव रशिया के RD-93 इंजन के ऊपर करना पड़ गया अपने फाइटर जेट के लिए। दोस्तों, दार्जिलिंग में हुए हैवी रेन की वजह से काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कि ब्रिजेस गिरे हैं, रोड पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, लाइफ लाइन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है और कुछ लोगों की जान भी गई है इस लैंडस्लाइड के अंदर। और क्लाइमेट चेंज की तो बातें हो ही रही थी पिछले कई सालों से, वो देखने को भी अब धीरे धीरे मिल रहा है कि आए साल हमको पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पर ज़्यादा रिस्क बताया जाता है। हालांकि हिल्स अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से भी ज़्यादा मार खाते हैं, जो होटल, हाइड्रो प्रोजेक्ट, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वहां पर चलती है, जिससे कि नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो फिर हर्ट करता है उन जगहों को जहां पर लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, क्योंकि नेचर अपनी जगह खुद ही बना लेता है। तो यहाँ पर अब फिलहाल के लिए जो लोकल बॉडीज़ है, खासतौर पे म्यूनसिपालिटी, पंचायत, इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज कम है, फंड कम है, टेक्नोलॉजी, मैन पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि अब एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, पूरे देश की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये जगह नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दार्जिलिंग में लोग टूरिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, चाय वगैरह के बागान देखते हैं, तो उससे रिवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट हुई है इस एक लैंडस्लाइड और रेन की घटना की वजह से। और ये जो प्लानिंग है जिसकी बात अब करी जा रही है, चाहे वो मनाली में करी जाए, चाहे वो दार्जिलिंग में करी जाए या फिर उत्तराखंड में करी जाए, कि जहाँ जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है वहाँ का प्लान बनना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि कहाँ है रिवर का रास्ता, कहाँ से दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। और उस तरीके की पूरी प्लानिंग जब तक नहीं होगी तो ये डिस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि नेचर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता चला जा रहा है इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को लेके भी। दोस्तों, यूएस के बाद में अब कनाडा भी थोड़ा सा इमिग्रेशन को लेके अलर्टनेस दिखा रहा है। दरअसल कनाडा के IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप कनाडा ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अंदर बताया है कि लगभग 47,000 यानी कि 47,000 फॉरेन स्टूडेंट इलीगली कनाडा के अंदर हो सकते हैं, रह रहे हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे वहाँ पे, उसके बाद में वहीं रह रहे हैं, वो अब तक अपनी कंट्री के अंदर नहीं गए हैं, अभी भी स्टूडेंट बन के रह रहे हैं, चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया हो, वो वहीं पर हैं। अब उनको किस तरीके से पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए उसके लिए तो कनाडा सोचेगा, लेकिन इसके ऊपर ये भी चीज़ बताई गई है कि इसमें जो टॉप कंट्री है इलीगल स्टूडेंट्स को लेके, उसमें इंडिया सबसे आगे है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखा जा रहा है, अटेंडेंस देखी जा रही है स्कूलों के अंदर कि जिसकी भी नो शो दिखा रहे हैं, जो अटेंडेंस बुक होती है उसके अंदर, और उसकी अटेंडेंस नहीं है, वो बंदा आ ही नहीं रहा है स्कूल के अंदर, तो उसके बाद में उसको ढूंढा जाएगा और शायद बॉर्डर सर्विस एजेंसी उसको डिपोर्ट भी कर दे। तो मतलब पहले तो बात है कि उसको पकड़ा जाएगा और उसके बाद में देखो क्या होता है क्या नहीं होता। डिपोर्ट की तो बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वही होता है जब आप वीज़ा के पॉलिसीज़ को वायलेट करते हो तो आपको आपकी कंट्री के अंदर डिपोर्ट ही किया जाता है। तो यहाँ पर 47,000 स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इलीगल स्टूडेंट्स इंडिया के बताए जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको मालूम था कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में क्रूड ऑयल की डील हुई है, जहां पर यूएस सर्च करके निकालेगा पाकिस्तान के अंदर से क्रूड ऑयल, ऐसा उनको लगता है, जहां पर पाकिस्तान उससे काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो उसका तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान और यूएस के बीच में एक सीक्रेट डील और हुई थी, जो थी अपने मिनरल्स, रिसोर्सेज को बेचने की। तो पाकिस्तान ने उसकी पहली
शिपमेंट जो कि रेयर अर्थ मेटल की है वो भेज भी दी है यूएस की तरफ, जो कि पिछले महीने में भेजी गई थी और वो यूएस की तरफ चल दी है। ये यूएस और पाकिस्तान के बीच में हुए 500 मिलियन यूएस डॉलर की डील का ही एक हिस्सा है, जहां पर एक चीज समझ लो कि ये एक तरीके से सैंपल ही भेजा है पाकिस्तान ने, जहां पर नियोडियम भेजा है, परसोडियम भेजा है, एंटीमनी भेजा है, कॉपर कॉन्सेंट्रेट भेजा है, जो कि यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल को भेजा गया है, जो कि इसकी जांच करेगा और देखेगा कितना बढ़िया है, कितने किस क्वालिटी का है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और यूएसएसएम के बीच में ये डील हुई है मिनरल्स की और रिसोर्सेज की, जो कि पाकिस्तान अब देगा यूएस को अपनी जमीन से निकाल कर और पैसे कमाएगा। दोस्तों, बीते कुछ दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर कफ सिरप को लेके काफी ज्यादा स्क्रूटनी चल रही है और इसको वहां से भी लिंक किया जा रहा है कई सारी अफ्रीकन कंट्री को लेके, कैमरून, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, जो कि दूसरी कंट्रीज है, उनको भी लेके कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी चिल्ड्रन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को देखा गया था, वहां पे भी बच्चों की जान गई थी, जिसकी वजह से कई सारे इंडियन कफ सिरप को बैन किया गया था। वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई है, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई जगह है जहां पर बच्चों की जान गई है, उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको किडनी, लीवर, इस तरीके के भी डिजीज हुए हैं, क्योंकि इस तरीके के कफ सिरप को सजेस्ट किया गया डॉक्टर्स द्वारा। यहाँ पर एक कफ सिरप है जिसका नाम कोल्ड रिफ सिरप है, उसको यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उसको पीने के बाद में कई सारे बच्चों की जान गई है। खासतौर पे चिड़वारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 बच्चों की जान चली गई इस कफ सिरप को पीने से, जिसको तमिलनाडु के सिरसन फार्मास्यूटिकल ने बनाया था, जिन्होंने 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल डाला था इसके अंदर, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। इसी के साथ साथ कुछ और कफ सिरप के ऊपर भी सेफ्टी कंसर्न हुआ है, जिसकी वजह से उनको रोका गया है कि इनको बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ जिस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था या प्रिस्क्राइब किया था कोल्ड रिफ को, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिसका नाम परवीन सोनी है। उनकी गिरफ्तारी परवीन सोनी है, जिन्होंने इस कफ सिरप को काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया था। आते हैं ना डॉक्टर के पास में कई सारे लोग कि भैया ये वाला हमारा जो ड्रग है इसको बेचो, आप इस सिरप को बेचो, अगर किसी को खांसी होती है तो ये बेचो। तो मतलब आते हैं डॉक्टर के पास, आपने शायद देखे होंगे कई सारे क्लिनिक जहाँ पर कई सारे जो आते हैं बाहर से अपनी ब्रांड को लेके, वो बैठे रहते हैं और उसके बाद में एंड में जाते हैं कि सर ये वाला हमारे पास दवाई है, इसको आप सजेस्ट करो अपने पेशेंट को। तो मतलब करते हैं वो इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो केमिकल इस कफ सिरप के अंदर पाया गया है, कोल्ड रिफ के अंदर, उसमें ये पाया गया है कि भैया इससे वॉमिटिंग भी होती है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, अक्यूट किडनी फेलियर भी होता है, लीवर डिजीज भी होते हैं, जो कि WHO ने फेटल भी बताए हैं। लेकिन फिर भी इस केमिकल को क्यों डाला गया था उसके बारे में भी जांच होगी और क्रिमिनल केस तो खैर रजिस्टर कर ही लिया गया है सिरसन फार्मास्यूटिकल के ऊपर।